हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 19 जनवरी 2023 को हुआ था। हमारा चार्ट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और उसमें पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजनिंग वाला है। असर्शन और रीजन वाला है, अभिकथन और तर्क वाला। हमारा अभिकथन कर रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। जो टीचर्स होते हैं उन्हें किसकी बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, टीचर्सों को बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट बारे में पता होना चाहिए जिससे वो बच्चों का विकास अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा तर्क है वो कह रहा है कि बच्चों के विकास और अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक टीचर को पता होगा तो वो शिक्षक की कैसा बना पाएंगे, शिक्षा को अर्थपूर्ण बना सकेंगे और इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। तो हमसे ये पूछा है कि सही विकल्प कौन सा है। हमें ये तो पता है कि दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये बताना है। तो पहला है कि ये और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है ये सही है लेकिन आर गलत है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे दोनों सही है। और चौथा है कि दोनों गलत है, नहीं बताया, दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही भी है और व्याख्या भी सही से कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हें बाल विकास इन चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में उन्हें गहन समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल विकास का ज्ञान अगर उन्हें होगा तो वे टीचर क्या करेंगे कि बालकों का मानसिक स्तर है उसको सरलता से जान सकेंगे और बच्चों के विकास और अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में जानकर उनकी जो शिक्षा है उसको वे अर्थपूर्ण और रोचक बना देंगे। यानी अगर उन्हें पता होगा कि बच्चों को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, तो उसे वो उस सब्जेक्ट को और उनमें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाकर और इंटरेस्ट पैदा करेंगे। और किसी में अगर कम इंटरेस्ट है तो उसको ना अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे, अलग अलग विधियों से पढ़ाएंगे जिससे वो इस विषय के बारे में भी जान सके और धीरे धीरे उसमें भी रुचि उनकी आ जाए। तो इस तरह से दोनों सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वे सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास यानी कि द अंडरलाइंग assumptions ऑफ थ्योरीज विच एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट एज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस दैट डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए है कि निरंतर होता है, लगातार होता चला जाता है। ऑप्शन बी होता है रुक रुक कर होता है। ऑप्शन सी है कि संस्कृति पर आधारित होता है और ऑप्शन डी है कि आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस यानी रुक रुक कर होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि वे सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, यानी अलग अलग चरणों में जो हमारे डेवलपमेंट को विभाजित कर देते हैं, उनके अनुसार जो विकास होता है वो रुक रुक कर होता है। ठीक है, क्योंकि विकास चरणीय सिद्धांत को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं और विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता यानी डिसकंटिन्यूस पर बल देता है। ठीक है, क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। अनिरंतरता यानी जो डिसकंटिन्यूस होता है उसका दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देख लेता है, जो कि विभिन्न आयु विशिष्ट जीवन काल में अलग अलग व्यवहार को उत्पन्न करता है और इसे हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ प्राइमरी एजेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन व्हाइल इज अ सेकेंडरी एजेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है और जबकि डे समाजीकरण की एक द्वितीय संस्था है। ऑप्शन ए है कानून विद्यालय, ऑप्शन बी है सामाजिक नीति संस्कृति, ऑप्शन सी है पुस्तकालय आस पड़ोस, ऑप्शन डी है परिवार विद्यालय। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फैमिली एंड स्कूल। ठीक है, जो हमारे समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है वो कौन सी होती है, परिवार यानी फैमिली होती है। और समाजीकरण की जो द्वितीय संस्था होती है वो विद्यालय होता है यानी कि स्कूल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी का जो परिवार में होता है उसमें बच्चा जन्म लेता है और वही उसका समाजीकरण करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका समाजीकरण बाहर जाकर होता है तो स्कूल करता है उसका, क्योंकि स्कूल जो होता है वो लघु रूप होता है बच्चों के समाजीकरण का, तो वो कैसा है, द्वितीयक है। ठीक है, द्वितीयक है। मेरी व्याख्या कह रही है कि परिवार यानी जो फैमिली है वो समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि जो विद्यालय होता है वो समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है। ठीक है, परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक समाजीकरण को कहलाता है, जबकि ये बच्चे खुद को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इंसानों दैनिक कार्यों को सीखते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि खुद को जानने के लिए, अपनी पहचान को खोजने के लिए और अपने दैनिक कार्यों को सीखते हैं। ठीक, कहाँ सीखते हैं, यहाँ परिवार में। ठीक है, परिवार में
सीखते हैं, इसलिए परिवार क्या हो गया, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था हो गई। जबकि स्कूल जो होते हैं वो मानदंडों को, जो मूल्य होते हैं, व्यवहार होते हैं और साथ ही जो जैसे समाज में रहा जाता है, क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, वो सब कौन सिखाता है, स्कूल समाता है। तो स्कूल क्या हो गया, द्वितीय समाजीकरण की संस्था हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से आया है। तो जीन पियाजे से तो हर प्रीवियस ईयर में आते हैं क्वेश्चन, इस बार भी आएंगे, तो अच्छे से याद करके जाना। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या फिर संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली जो बाधा होती है उसको दूर किया जा सके। ऑप्शन ए है समावेशन, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है जैविक परिपक्वता, ऑप्शन डी है संक्रियात्मक अवसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या फिर जो संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनको दूर किया जा सके। और समायोजन का अर्थ होता है समान वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन को लाना। ठीक है। जैसे उस समाज में रहने में मदद मिल सके, अर्थात किसी समूह के विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, उस समूह से जुड़ने में सहायता मिल सके। अच्छा, कोई जो होता है उसको अलग विचार होते हैं, हमारे अलग विचार होते हैं, हम अपने विचारों को त्याग कर उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा जिससे हम उस समूह से जुड़ सकें। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्वेश्चंस आते हैं जीन पियाजे से। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, द्वितीय अवस्था यानी दूसरे चरण में है और ये चरण 2 वर्ष से लेकर उम्र के आसपास प्रारंभ होता है। और इस चरण में जो बच्चे होते हैं वो बातें करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 7 साल की उम्र तक ये चलता है। प्री ऑपरेशनल चरण के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक खेल, अच्छा पूछ लेगा कि प्रतीकात्मक खेल कब विकसित होता है, तो द्वितीय अवस्था जो कि 2 वर्ष से स्टार्ट होती है, 7 वर्ष तक चलती है, उसमें स्टार्ट होता है। ठीक है। और प्रतीकों में हेरफेर करना भी ये सीख लेता है इसी अवस्था में। हालांकि वे अभी ठोस तर्क को सही समझते हैं और मानसिक रूप से जानकारी में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ठोस तर्क होता है उसको ही सही समझते हैं, जो मानसिक रूप से जानकारी में हेरफेर होता है वो भी करना नहीं जानते, वो आगे वाली अवस्था में ही जानेंगे। ठीक है। और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को लेने में भी असमर्थ होते हैं, दूसरे का नजरिया भी नहीं समझ पाते हैं। अर्थात प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी दूसरे चरण में चिन्हित की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी इज डिस्कस्ड इन द, अच्छा जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो बताइए निकृष्ट विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? ऑप्शन ए है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा किसने की है, तो बोले वाइगोत्स्की ने की है। कौन से सिद्धांत में की है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की है। ठीक है। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। एरिक इरिक्सन का कौन सा सामाजिक सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत है। ठीक है। और सिगमंड फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है? मनोलैंगिक सिद्धांत है। ये भी याद रखना। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को क्या है, आधार यानी वैसे वो माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है वो समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी कि जो नकल है वो करना सीखता है। और जो वाइगोत्स्की है उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को क्या माना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की अपने इसी सिद्धांत में तीनों अन्य तत्व जेडपीडी, एमकेओ और ढांचे को भी शामिल करते हैं।
ठीक है। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति के इस स्तर में सीखने के लिए जो अन्य व्यक्ति की सहायता है वो की जाती है, अर्थात जिसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव हो तो उसका विकास संभव नहीं हो पाता है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी सहायता से वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसे यहाँ तक पहुँचना है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे हेल्प चाहिए। अगर टीचर जो हेल्प करती है वही ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ढप्पाण या ढांचा कहलाता है। यहाँ तक उसकी हेल्प करेगी तो वो पूरी अपनी जानकारी हासिल कर लेगा, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने में उसकी हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोत्स्की थ्योरी या टीचर शुड, ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने में हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हतोत्साहित यानी डिमोटिवेट के बाद आ जाए वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमसे पॉजिटिव में पूछा है तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। तो ये अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए जिससे वो अपनी हेल्प उनके अच्छे से हो सके। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सर्वोत्तम अंक पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, किसी भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो मार्क्स प्राप्त करने के लिए बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन वो ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो एक टीचर होती है उसको विद्यार्थियों को पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम यानी सबसे योग्यतम जो योग्यता है उसको, सबसे उत्तम योग्यता है उसको प्राप्त कर सकें, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाठ के ढांचे की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के शिखर तक ले जा सके। मैंने आपको बताया था कि शिक्षक जो होता है वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। अगर वो यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यहाँ तक उसने प्राप्त कर लिया है लेकिन यहाँ पे वो अटक रहा है, यहाँ पे जो हेल्प करेगी वो पाठ ढांचा कहलाएगा जिससे वो यहाँ तक अपनी हेल्प पूरी हो जाएगी, उसकी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का भी समाधान कर सके, इसके लिए टीचर को क्या प्रदान करना चाहिए, पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडिविजुअल स्टेज ऑफ मोरल ऑफ कॉन्फॉर्मिंग टू द democratically accepted laws and morals of community welfare is reflected in the core works of moral development। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए है स्तर ए पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी है लेवल 2 परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी है स्तर 3 है उत्तर परंपरागत चरण, और ऑप्शन डी है स्तर सेकंड और स्तर थर्ड दोनों ही। तो बताइए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेज जो लेवल थर्ड का जो स्टेज होती है, स्तर थर्ड का उत्तर परंपरागत चरण, ठीक है। इन्होंने कितने दिए थे, इन्होंने 3 स्तर दिए थे और तीनों स्तरों को 2-2 चरणों में विभाजित किया था, इस तरह से 6 चरण और 3 स्तर थे। तो जरा देख लेते हैं इनके बारे में। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत जो कानून होते हैं और लोक प्रथाएं होती हैं उनके अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के ये तीसरा चरण होता है जिसका होता है उत्तर परंपरागत चरण। पहला होता है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा होता है परंपरागत चरण, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत चरण, ठीक है। तो ये 3 इनके होते हैं चरण और इनके तीनों चरणों को 2-2 तीनों इनके ये 3 होते हैं इनके स्तर और तीनों स्तरों को 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। कोहल वर्ग के अनुसार ये अवस्था कब होती है, तीसरी वाली ये होती है 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की। ये नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है जिसमें जो छात्र होता है वो नैतिकता के विकास में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको प्रमुखता देने लगते हैं। अच्छा, बच्चे के कुछ दायित्व होते हैं समाज के प्रति, वो ऐसे तीसरे चरण में सीख जाता है उन उत्तरदायित्वों को और उनकी प्रमुखता भी उन्हें देने लगता है और समाज के नीति नियमों को भी वो अपनाने लगता है, उनका बहिष्कार नहीं करता है। इसी अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाते हुए मैंने आपको बताया अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में भी परिवर्तन कर देते हैं और छात्र सामाजिक कार्यों के उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कब होता है, थर्ड चरण में होता है कोहल वर्ग की। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः देश केंद्रित होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी डोमिनेटली सेंटर्ड। ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता शिक्षार्थी यानी लर्नर केंद्रित होनी चाहिए, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, ऑप्शन सी है एग्जाम, ऑप्शन सी है टीचर यानी कि अध्यापक। तो मैंने पहले ही आपको बताया था
परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित पाठ्य पुस्तक कभी होगी नहीं। लर्नर यानी कि जो अधिगम करता शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी छात्र होती है वो केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो मुख्यतः अधिगम करता है शिक्षार्थी, विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट्स, इनसे एक ही बात होती है, इनसे केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, जब कक्षा में शिक्षार्थी अधिगम करता है, सीखने वाला जो होता है वो केंद्र बिंदु बनाकर शिक्षण उसे किया जाता है, तो शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जब सेंट्रल में कौन होगा, सीखने वाला होगा, तो उसे कौन सी शिक्षा कहेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा कहेंगे। ठीक है, इसकी शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष महत्व होता है, अतः इसे संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन शिक्षार्थी अधिगमकर्ता छात्र को केंद्र मानकर ही करना चाहिए। और प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि अनुभवजन्य जो शिक्षा होती है उस पर जोर दिया जाता है, आजीवन सीखने और कौशल पर जोर दिया जाता है, अंतः विषय शिक्षा को जोर दिया जाता है, रटंत ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है, और रटंत ज्ञान के बजाय किस पर जोर दिया जाता है, सीखने के लक्ष्य के रूप में उन्हें समझने, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन होती है उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेस्टिक इंटेलिजेंट रेफरेंस टू यानी गतिशीलात्मक बुद्धिशीलता, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, ऑप्शन बी है समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, ऑप्शन सी है शब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मकता रूप में चिंतन करना, और ऑप्शन डी है दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वय होना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वय होना, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है, बहुकारकी होता है, यानी बुद्धि एक प्रकार की ना होती, बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, और उन्होंने प्रत्येक बुद्धि कैसी होती है, एक दूसरे से अलग होती है, मतलब एक जैसी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, डिफरेंट टाइप की होती है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बताइए, तो 8 प्रकार की याद रखना। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, जिसमें एक गतिशीलात्मक बुद्धि या शारीरिक गति संवेगी जिसे कहते हैं वो थी, जिसमें क्या होता है कि शारीरिक गतिबोधक बुद्धि से प्राय ऐसी बुद्धि होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने शरीर और अपने अंगों के माध्यम से कुछ निर्मित करता है या कोई समस्या होती है उसका समाधान करता है। दूसरे शब्दों में गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और जो समन्वय होता है उससे होता है। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेगी बुद्धि। कितने प्रकार दी है, 8 प्रकार की। किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। एक नंबर का पूछ लेगा तो अच्छे से याद कर लेना। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा इन लेव वाइगोत्स्की's व्यू लैंग्वेज। ऑप्शन ए है कि बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है, ऑप्शन बी है बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, ऑप्शन सी है बच्चों की समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, समझ को बढ़ावा देने में बाधा तो पैदा नहीं करेगी। तो लेव वाइगोत्स्की भाषा क्या होती है, बच्चों की समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, हेल्प्स चिल्ड्रन एडवांस देयर थिंकिंग। तो अपनी व्याख्या कह रही है कि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी कि नकल द्वारा सीखता है। ठीक है, समाज में क्या रहता है, बालक जहाँ रहकर समाज और संस्कृति में रहकर ही अनुकरण नकल के द्वारा सीख लेता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। किसको देते हैं, समाज में अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। भाषा क्या है, हमारे समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में उनकी हेल्प करता है। ये बालक के विकास में विशेष रूप से सहायता भी कहता है। वाइगोत्स्की ने कहा भी है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इसके साथ ही वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि सामाजिक कार्य जो होते हैं वो भाषा के प्रभाव जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एसोसिएटिंग पिंक कलर विद गर्ल्स एंड ब्लू विद बॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस और रिप्रेजेंट्स, यानी डेली आता है, डेली जो अपने प्रीवियस ईयर कराते हैं तो उसमें ये से जो जेंडर है उसका क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आपको इस बारे में पता ही चल गया होगा, तो डेली हम आपको बताते हैं। अक्सर जो गुलाबी रंग होता है वो लड़कियों के लिए होता है, पिंक पिंक जो होती है वो लड़कियां पहनती हैं, लेकिन जो ब्लू कलर होता है ना, जो नीला रंग होता है वो लड़कों से जोड़ देते हैं। तो ये दर्शाता क्या है? ऑप्शन ए है जेंडर विविधता, ऑप्शन बी है जेंडर सकारात्मकता, ऑप्शन सी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी है जेंडर समानता। समानता की तो बात कर नहीं रहा है, विविधता की भी नहीं कर रहा है, सकारात्मकता भी नहीं कर रहा है, ये तो रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। ये क्या कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि जो गुलाबी कलर होता है वो लड़कियों के लिए होता है, जो ब्लू कलर होता है वो लड़कों के लिए होता है, तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अक्सर गुलाबी रंग की लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा। मैं आपको बताती हूँ कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है वो होती क्या है कि बहुत समय से इस तरह से एक धारणा चली आ रही है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां नम्र होंगी, लड़कियां बड़ा जल्दी रो देंगी और गुलाबी कलर लड़कियों के लिए होगा। ठीक है, जबकि लड़कों के लिए धारणा बनी हुई है कि लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़के कठोर होते हैं, लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, लड़कों का रोना और लड़के को ब्लू कलर पसंद है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, उसी को ये बढ़ावा दे रहा है। जो समाज और उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करता है। स्मिथ है, उन्होंने कहा है कि रूढ़िवादिता अंधविश्वासों का ऐसा समुच्चय जो गलत या अधूरी सूचना प्रदान है, जिसे पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। रूढ़िवादिता क्या होती है स्मिथ के अनुसार? कि एक ऐसी धारणा पर आधारित होती है जो बहुत समय पहले से चली आ रही है, वो सही है या गलत, या इस पर कोई जवाब ही नहीं देना चाहता, इसको कोई सोचता ही नहीं, बस वो आ रही है चली तो वो चली ही आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और हाँ, एक टीचर होने के नाते आपको इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आपको इसको खंडन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए ये क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हों। ऑप्शन बी कह रहा है कि इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। तीसरा कह रहा है कि प्रभावशाली समूह से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। और चौथा कह रहा है कि विविधता और व्यक्तित्व भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमें इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है उसको नकारते हुए। ठीक है, टू प्रेजेंट एग्जाम्पल्स विच डोंट कन्फर्म टू डू स्टीरियोटाइप्स। इस तरह के उदाहरण जो हमने प्रस्तुत किए हैं कि लड़कों के लिए जो होती है बाइक होती है, लड़कियों के लिए स्कूटी होती है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं बाइक चला नहीं सकती, तो ये सारी धारणाएं हमें नकार देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के उदाहरण हमें प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हों। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्मिथ के अनुसार रूढ़िबद्ध अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो गलत या फिर जो अधूरी सूचना होती है उस पर आधारित होता है। ठीक है, और ये पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध चुनौती देने के लिए इस तरह के उदाहरण में प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हो। यानी कि अगर हमें उदाहरण देने के लिए कहना चाहिए कि जो बॉयज होते हैं वो भी नर्स बन सकते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो भी पायलट बन सकती हैं। ठीक है, इस तरह के बढ़ावा देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि जो नर्सिंग होती है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ना कि लड़कों के लिए। खाना जो होते हैं बनाते हैं, जो शेफ वगैरह होते हैं वो लड़के बनने चाहिए, ना कि लड़कियां। पायलट है वो सिर्फ लड़कों को बनना चाहिए, ना कि लड़कियों को। तो इस तरह के उदाहरण नहीं देने चाहिए। ठीक है, जो रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देते हैं। तो रूढ़िबद्धता को चुनौती दिया जा सकता है किन धारणाओं के आधार पर? कुछ धारणाएं दी गई हैं, जैसे कि रूढ़िबद्धता खतरे के बारे में ईमानदारी से वार्तालाप करना चाहिए, यानी कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो लड़के मतलब कोई गुस्सा हो जाएगा या किसी को कुछ कहने में बारी नहीं मिलेगी, इन सबको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो उसे अच्छे से समझ सकें। एक समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ एक ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए जिसमें लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हों, कोई भी जात धर्म लिंग के लोग पढ़ते हो, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। छात्रों को कई तरह के दृष्टिकोण शिक्षा सामग्री से रूबरू कराना चाहिए और विकास की मानसिकता को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है। एक टीचर है, उसके क्लासरूम में जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है तो वह क्या करती है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनसे पूछती है कि हमने जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ किस में उत्पन्न हुई, यानी कि कौन कौन से में कन्फ्यूजन पैदा हुई वो बताओ। और
और कौन से इंपॉर्टेंट लगे हैं बिंदु उसके बारे में बताओ। तो ऐसे लिखने के लिए वो कहती है, जिससे कि वे समझ जाए कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वो अपने अध्ययन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। वो समझ सके कि मुझे किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अध्यापिका द्वारा किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल करता है, तो ये वो जो कर रही है, तो जो भी कर रही है, तो आकलन होता कौन सा है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है सम्मेटिक असेसमेंट योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी होता है नॉन कंटिन्यूस असेसमेंट असतत आकलन, ऑप्शन डी होता है रूब्रिकस। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलू या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह अपने अध्ययन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा ये रचनात्मक यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, प्रयोग शिक्षण की प्रक्रिया में ज्ञात करने के लिए, मतलब बच्चों की क्या मनोदशा है, क्या उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने नहीं सीखा है, वो कैसे सीखेंगे अपने अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे जब हम, वो इन सबको जानने के लिए प्रयत्न कर रही है। ठीक है, छात्रों की पृष्ठ पोषण, छात्रों को क्या करता है, पृष्ठ पोषण होता है, वो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों की किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए कि तथ्यों को तटस्थ करने के लिए, बिल्कुल गलत है, मेमोराइजेशन तो होगी ही नहीं, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखना, फिर जरूरत की क्या है टीचरों की, कोई भी लिख सकता है उत्तर, अगर तो टीचर ही क्या जरूरत है, टीचर तो समझाने के लिए होता है ना, कि जो कुछ लिखा हुआ है पुष्ट उतना ही उतार लें बच्चे, ना कि उनको समझाएं। तीसरा है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए भविष्य दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए, और चौथा है कह रहा है कि अपने विचारों को दूसरों से साझा ना करने और अलग होकर काम करने के लिए। गलत हो जाएगा, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, अलग थलग तो होना नहीं चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्ट ऑन द मल्टीपल पर्सपेक्टिव शेयर्ड बाय देयर पीयर्स, यानी अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए भविष्य दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि विश्लेषण और तर्क के द्वारा निर्णय को व्यवस्थित और विस्तार रूप में सोचना, विचारना और जांचना जो समालोचनात्मक चिंतन होता है वो कहलाता है। ठीक है, मतलब तर्क के द्वारा जो हमारी चीज़ें होती है वो ठीक से समझना जो होता है वो समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है, और इसको हम विवेचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसमें तर्क की संगति, विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करने के लिए जो टीचर होते हैं उनको विद्यार्थियों को अपने सहपाठी जो होते हैं उनके द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने रहना चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थियों के चिंतन में समय देकर जो समालोचनात्मक चिंतन उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अगला हमारा असर्शन और तर्क वाला है। तो हमारा विकथन कह रहा है कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क कह रहा है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाए। तो हमें दोनों भी सही कर रहे हैं, विकथन और तर्क दोनों सही हैं, और ये है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि सही है लेकिन और गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि किसी संप्रदाय पर जो हम चर्चा करते हैं उसमें जो टीचर है उसको विभिन्न परिवेश होते हैं, मतलब अलग अलग परिवेश से संबंध उदाहरण देने चाहिए। मतलब जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग समुदाय से आते हैं तो उदाहरण भी अलग अलग तरह से दे सकते हैं जिससे वे उसको अच्छे से जान सकें, ना कि हमें एक ही घिसे पिटे उदाहरण देने चाहिए। इसे कक्षा में क्या होगा कि सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी, यानी बच्चे अपने अलग अलग संस्कृति रिवाजों सबके बारे में जान पाएंगे और छात्रों को नाना मनी अलग अलग प्रकार से संप्रदायों को समझने का अवसर भी प्रदान होगा। ठीक है, ये विकथन पूरी तरह से सत्य है क्योंकि जो अधिगम करता होता है यानी जो सीखता है नॉलेज को उसको शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरण और अनुभवों को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम चल रही है आपकी, उसमें एक ऐसा कोई उदाहरण दिया हमने बच्चों को जो उनके अपने सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था वो उससे अच्छे से जुड़ पाएंगे, और अगर हम ऐसा उदाहरण देंगे जो उनकी समझ में ही ना आए तो वो उससे नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे उदाहरण हमारे बीच में उठाए जाते हैं तो शिक्षार्थी के अंदर जुड़ाव की भावना जो होती है वो पैदा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से सम्मानित किया जा सकता है? इंक्लूजन इन एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड बाई। ऑप्शन ए है कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। ऑप्शन बी है अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके। ऑप्शन सी है अगम्य पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा विकल्पित करके। और ऑप्शन डी है सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। किसी चीज़ को निरुत्साहित करना नहीं चाहिए, ढांचा संकल्पित करने की जरूरत ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन के द्वारा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को हम कहते हैं जिसमें एक ही विद्यालय में बाधित और जो सामान्य बालक होते हैं वो एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है और ऐसे बच्चे जो सामान्य होते हैं वो सभी एक ही साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक पूर्ण समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा में समावेशन को सम्मानित किया जा सकता है जैसे कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, सहयोग के द्वारा, संप्रेषण को प्रोत्साहित करके, गम्य आधार और जो मूलभूत ढांचा है उसको विकल्पित करके। ठीक है, ऐसे वातावरण का सर्जन करिए जिसमें विविधता के साथ सीख सकें और शिक्षण पर जोर ना देकर उनके पठन के लिए अधिगम पर जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज परमानेंटली रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सार्वजनिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन बी है संवेदनशीलता ऑटिज्म। ऑप्शन सी है पठन वैकल्य डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्कैलकुलिया यानी कि गुणज वैकल्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटिज्म यानी कि संवेदनशीलता। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संवेदनशीलता एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार होती है जो कि मुख्य रूप से समाज की जो अंतःक्रिया और संप्रेषण होती है उसमें कठिनाई महसूस करवाती है। संवेदनशीलता किसी व्यक्ति के संप्रेषण और जो खुद होता है उसको व्यक्त करने की उनकी क्षमता, दूसरों के साथ व्यवहार करना और व्यक्ति को समझने में प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है कि वो दूसरे के साथ अच्छे से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क से अपनी क्षमताओं को नहीं कर पाता है। इसमें पीड़ित लोगों को स्वस्थ व्यक्ति और सामान्य लोगों से समाज के साथ बातचीत करने में परेशानी। इसमें जो ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति होता है वो सामान्य लोगों से अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पाता। अपनी तरह से पीड़ित कुछ लोग अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जीने सक्षम होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो ऑटिज्म होता है वो ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, ऑटिज्म से ग्रसित कौन होते हैं? पुरुष ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? ऑप्शन ए है कि विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे। देखो, एक तो बेचारा क्या कर रहा है कि दृष्टिबाधित यानी उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसके बाद आप दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे तो गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना है, ये सही है। अनुदेशन के समय विद्यार्थी को बहुत दूर खड़े करना, बहुत दूर कैसे खड़े कर सकते हैं? उसे तो पंक्ति में आगे खड़े करना चाहिए जिससे वो अच्छे से देख सके। एक तो उसे दिखाई नहीं देता, उससे आप पंक्ति में सबसे पीछे खड़े करेंगे तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो सब बकवास है, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करना। हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में हमें अलग प्रकार की स्पर्श करने वाली जो सामग्री है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो दृष्टिबाधित हैं, जो अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनके विद्यार्थी दृष्टि और देखने की समस्या जो होते हैं वो पीड़ित होते हैं कि तो उन्हें सही प्रशिक्षण, उचित साधन सुविधा प्रदान की जाए तो वे अच्छी साक्षरता क्षमता का विकास कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता उनके लिए हम स्पर्श करने वाली सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए रेडियो वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिससे वो आसानी से सीख सकें। ठीक है, क्योंकि उन्हें देखने में दुविधा है, बाकी उन्हें सुनने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्पर्श भी कर सकते हैं, वो चीज़ों को समझ भी सकते हैं।
ठीक है। कई सारे हम कदम उठा सकते हैं, जैसे कि उचित ठहराव और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना। जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें सुनाई अच्छे से देता है, इसलिए आप जोर जोर से बोल सकते हैं, चीज़ों तो दोहरा सकते हैं, ठीक है, और स्पष्ट बोल सकते हैं जिससे वो समझ सकें। उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ये नहीं फील करवाना चाहिए कि वो किसी भी तरह से मतलब अच्छे से उन्हें वो किसी भी तरह से असक्षम है, ठीक है, नहीं उन्हें व्यवहार उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी तरह से असक्षम है, ठीक है। उनके पढ़ने के लिए जो श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री और जो ब्रेल लिपि है उनका उपयोग करना चाहिए, और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठाकर मुख्य धारा है उसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियान 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया है, और वे बिना किसी बाहरी प्रेरणा के इनका आनंद भी ले लेता है। ये विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? ऑप्शन ए है कि प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन बी है औसत बुद्धि लब्धि होना, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य, ऑप्शन डी है ऑटिज्म। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली होना, यानी कि गिफ्टनेस। हमारी व्याख्या कह रही है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं गीत रचना आरंभ कर दिया है, और बिना किसी बाहरी प्रेरणा के इनका आनंद भी लेती है, ठीक है। ये विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली होने का घोतक है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो अपनी आयु के बालकों से योग्यताओं और क्षमताओं से अधिक योग्यता और क्षमता रखते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनकी सामान्य बालकों से अधिक बुद्धि लब्धि होती है, 140 के आसपास होती है, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। इन बालकों को अलग अलग सोच होती है, मतलब ये बहुत हाई उनकी थिंकिंग होती है, वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को जानना चाहते हैं, और अपनी तुलना में अपने साथियों की तेज़ी से पकड़ते हैं, यानी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनके साथी पीछे रह जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं, ऐसे होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? ऑप्शन ए है उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, ऑप्शन बी है प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान देना, ऑप्शन सी है प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, और ऑप्शन डी है प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, ठीक है, पेइंग अटेंशन टू द एक्शंस ऑफ मॉडल। हमारी व्याख्या कह रही है कि अवलोकन अध्ययन वे विधि है जिसमें अध्ययन विषय और घटना का अति सूक्ष्म और गहन अध्ययन करते हैं। इसमें घटनाओं की जो वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार और परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन है, उसको करके ही जो वास्तविक तथ्य होते हैं उनका संकलन करते हैं, ठीक है। अवलोकन के द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापन को अधिगमकर्ताओं की सबसे पहले प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करने का सुझाव देना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग इज कॉल्ड, यानी विद्यार्थियों के स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्यान देना, अटेंशन, ऑप्शन बी है कंठस्थीकरण, मेमोराइजेशन, ये गलत होगा, मेमोराइजेशन नहीं कहते हैं, ऑप्शन सी है मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान, ऑप्शन सी है फॉरगेटिंग, विस्मरण, भूलना। तो विमर्श करने के चिंतन को क्या कहते हैं? अभिसंज्ञान, यानी कि मेटाकॉग्निशन, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्शन, स्वयं मतलब जो अपना सेल्फ लर्निंग होती है उस पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता अभिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन के तात्पर्य होता है कि संज्ञान के बारे में ज्ञान, सोच के बारे में सोच, ठीक है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करती है। और इस शब्द का विकास किसने किया था? जॉन एक्स प्लेवेल ने। और ये अधिगम करता है कि किसी संज्ञानात्मक ज्ञान के प्रसंस्करण को नियमित और नियंत्रित भी कहती है। मेटाकॉग्निशन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या है? अनुभूति से ऊपर, ठीक है। पूछने का कि मेटाकॉग्निशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अनुभूति से ऊपर। अगला हमारा विकथन और तर्क वाला है। विकथन, छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा क्योंकि अध्यापक कभी भी बच्चों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तर्क कह रहा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा?
पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है, तो दोनों सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा था कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी यार दोनों गलत थे। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या रही थी कि अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश से संबंधित जो अनुभव है उनको अनदेखा करना चाहिए, गलत है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन आपसे लगातार प्रश्न करते हैं। बच्चों को अलग अलग माइंड में, मस्तिष्क में अलग अलग सवाल आते हैं, सबको किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके जिज्ञासा उसको हमें शांत करनी चाहिए कि बहुत जिज्ञासु होते हैं। उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों को हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तर्क हमारा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये तर्क भी गलत होगा क्योंकि हमें अलग थलग किसी को करना नहीं चाहिए। अंतःक्रिया करने से प्रभावी शिक्षा होती है और ये अपने माता पिता से सीखते हैं, इसीलिए भी कथन और तर्क दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। देखो, नहीं पूछा है। पहला कह रहा है कि अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लर्निंग करते हैं तो उसमें हमारे पास के जो परिवेश होती है उससे संबंधित जो अंतःक्रियाएँ होती है वो शामिल होती हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग कैसी प्रोसेस है, एक लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, तो ये भी सही बात है कि अधिगम जो हमारे व्यक्तिगत कारक है उनसे प्रभावित होता है। चौथा कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये गलत हो जाएगा। लर्निंग सामाजिक रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द जो लर्निंग होता है उसका कैसा रूपांतरण है, हिंदी। ठीक है, लर्निंग को हम हिंदी में कहते हैं अधिगम, जिसका अर्थ होता है क्या, सीखना होता है। अधिगम या सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सीखना स्टार्ट कर देता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता रहता है। बच्चा हर कदम पर कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ठीक है, क्रोन ने इस परिभाषा भी दी है कि सीखने के अंतर्गत उसकी आदतें, उसका ज्ञान और व्यवहार होता है, उसको ग्रहण करना शामिल होता है। और गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। यानी हम जब कुछ लर्निंग करते हैं उससे हमारा व्यवहार बदल जाता है तो उसको सीखना कहलाता है। और अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? अधिगम जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से होता है, अधिगम समायोजन करता है और अनुभव जो होते हैं उनका संगठन होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत सामाजिक दोनों प्रकार से हो सकता है। नए वातावरण की उत्पत्ति है और अधिगम के साथ अंतःक्रिया करना शामिल होता है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सक्रियता। अधिगम संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये कदम अधिगम के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन द वे, When a student is stuck on one way of representing a problem, he is in the state of dash of। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तो वह किस अवस्था को में होता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन बी है अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन डी है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिस्पॉन्स सेट, यानी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। हमारी व्याख्या कह रही है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को सॉल्व करना चाहता है लेकिन उसके लिए वो कई डिफरेंट वे ना अपनाकर सिर्फ एक ही तरीके पर अटक जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिक्रियाओं के समुच्चय में होता है। इसमें क्या होता है? इसे प्रतिक्रिया के समुच्चय को मनोक्रिया समुच्चय कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो समस्या के समाधान में बाधक होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। नहीं, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, इस रस्सी को तोड़ना है तो वो एक ही ट्राई करेगा इस रस्सी को तोड़ने के लिए, अलग अलग डिफरेंट वे ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जो होता है बच्चा वो एक जगह पे अटक जाता है, किसी भी समाधान करने में प्रतिवर्ती समुच्चय तब उत्पन्न होता है जब समाधान करता सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास और सामान्य ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है। यानी कि रटाया वही ज्ञान, कि हमें बता दिया गया था बचपन से ही कि अधिगम इतिहास की खोज करता है कौन, हमें बचपन से को सिखा दिया गया, उसी पर ध्यान देना, नए वैसे तरीके से सोचना ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एरर्स, ऑप्शन ए कि त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, डू नॉट प्ले एनी रोल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ऑप्शन बी है कि त्रुटियां अर्थपूर्ण है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ध्यान तो देना चाहिए। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। तो ये भी गलत है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम की प्रक्रिया में जो त्रुटियां यानी मिस्टेक्स होती हैं वे अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी किसी विषय में महारत को हासिल कर लेते हैं तो वह गलतियां करने के लिए अति संवेदनशील होता है। यानी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे गलतियां तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे चलना ही सीख जाएगा। चलने के लिए उसे बीच बीच में गिरना तो पड़ेगा ही, इसीलिए व्यक्ति को गलतियां भी करनी पड़ती है और वो अपनी गलतियों से सीखता भी है। ठीक है, गलतियां और कुछ नहीं बल्कि सीखने के दौरान बच्चों की गलतियां, यानी कि बच्चों की तरह कुछ गतिविधियां की जाती हैं, उसे हम गलतियां कह सकते हैं। ये पहले से ग्रहण किए और नए सामाजिक ज्ञान में बेमेल के कारण भी होती है। यानी पहले से बच्चे ने कुछ और सीखा होता है, बाद में वो कुछ और सीख लेता है, तो दोनों के बीच में जब तालमेल नहीं बैठा पाता तो वो गलतियां कर देता है। छात्रों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। वैसे देखना चाहिए कि ये जो उसने गलती की है ये उसके लिए एक अवसर के रूप में है, जो कि आगे से वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार बच्चा जो होता है वो कोई गलती कर देता है, उससे वो सीख लेता है, उसके बाद दोबारा गलती करे ऐसा जरूरी नहीं है। त्रुटियां बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने की सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक होती हैं। लोग कहते नहीं है कि अगर तुमने जीवन में कोई गलती नहीं करी इसका मतलब तुमने कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया होता है। त्रुटियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हिस्से के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों को समझने में मदद करता है, बच्चे की हेल्प करता है समझने में। हमेशा अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ज़िंदगी है, अगर हमेशा अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी इंसान को सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज लाइकली टू मोटिवेटेड स्टूडेंट टू लर्न? ऑप्शन ए है बोरियत, ऑप्शन बी है उच्च डर, ऑप्शन सी है उम्मीद और ऑप्शन डी है गुस्सा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी उम्मीद, यानी कि होप। ठीक है, ये संवेग जो होता है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि संवेग और अधिगम जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। संवेग विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि करते हैं और हस्तक्षेप दोनों कर सकते हैं, जबकि जो संवेग होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, और मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं अधिगम को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। सकारात्मक सीखने की भावना कहती है जैसे कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट, जिज्ञासा, उम्मीद, आश्चर्य, जुनून, रचनात्मकता, जुड़ाव और आनंद। ठीक है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति कैसे करते हैं? अभिप्रेरित। हमें याद करना चाहिए कि बुद्धि, स्वास्थ्य और उम्र, अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, वातावरण, परिपक्वता आज सीखने को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? ऑप्शन ए कि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन बी है कि कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को अपनाने का बोध हो। अपनाने का बोध होना नहीं चाहिए, सन्नाटा होना नहीं चाहिए, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हों। ये हमारा सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चौथा हमारा था कि विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में अंतर कर पाते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सफल कक्षा के लिए एक प्रेरित शिक्षक को महत्वपूर्ण होता है। वो क्या करता है कि एक शिक्षक जो होता है वो अलग दृष्टि से देखता है, और ऐसा करने वो अपने छात्रों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रेरणा रचनात्मक और जिज्ञासा को प्रज्वलित करने में हेल्प करती है, जिससे छात्रों में अधिक सीखने की इच्छा पैदा करती है। अगर एक अच्छा टीचर होगा वो अपने स्टूडेंट्स को भी क्या करेगा? हमेशा मोटिवेट करेगा सीखने के लिए। वो नई नई चीज़ें सिखाएगा, नए नए तरीके से सिखाएगा, जिससे उसका इंटरेस्ट पैदा हो और वो आगे चीज़ें अच्छे से सीख सके। अब प्रेरक शिक्षण की कई सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध होता है। शिक्षार्थी कहते हैं कि ये सब हम सीखेंगे, हमारे लिए बना हुआ है, मतलब अपनापन होता है व्यक्ति को। ठीक है, जहाँ अपनापन होता है वहाँ अच्छे से लोग सीख जाते हैं। अधिगम प्रक्रिया उत्तेजक और रोचक होती है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं तो बहुत से प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी तो होते ही जिज्ञासु में स्वभाव होता है उनका, जिज्ञासा के, क्योंकि वो नए नए होते हैं, इस दुनिया में आए और धीरे धीरे वो समाज से जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वो नई नई चीज़ों को देखते हैं तो जिज्ञासा प्रति हो ही जाती है कि क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। नई नई चीज़ें पढ़ते हैं तो
बच्चे को शांत करने के लिए छोटे ये सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहिए टीचर्स को, ठीक है। छात्र के कार्य पर सकारात्मक प्रक्रिया देना, ना कि नकारात्मक प्रक्रिया देना। अगर किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा तो ऐसा नहीं कि उसे डांट कर बैठा दो, बल्कि हमें सकारात्मक प्रक्रिया देनी चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या उसका महत्व है उसके बारे में बताना चाहिए, उसके आंसर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ऑप्शन ए कि योग्यता के संवर्धिकात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास। ऑप्शन बी है विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है कक्षा में व्यय और अवरोधों को कम करना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं उनको बढ़ावा देना। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अधिगम शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द जो लर्निंग होता है उसका कैसा होता है, हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। लर्निंग होता है हिंदी रूपांतरण अधिगम, जिसका मतलब होता है सीखना। और अधिगम कैसी होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होता है कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान और व्यवहार को ग्रहण किया जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसने क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। इसमें कई सारी बाधाएं भी होती है। बाधा कौन कौन सी होती है, जैसे कि विषय से कोई संदर्भ ना रखने वाली वस्तु, ऐसी वस्तु का व्याख्यान ना करना जो विषय वस्तु से संदर्भ ही ना रखी हो। जैसे हम इतिहास पढ़ा रहे हो और हम जियोग्राफी पूरा पढ़ाने लगे तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाओ ना। अनुपयुक्त विधियों का प्रयोग, ऐसी विधियों का प्रयोग करना जो बच्चों के लिए आवश्यक ही ना हो। शिक्षक द्वारा बालकों को अधिगम की प्रक्रियाओं को ना समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या कर सीखते हैं, तो उसको सही से ना समझना, ठीक है। गुणाकलन का अभाव छात्रों और अध्यापकों में होना, शिक्षकों की कमी और झिझक होना। शिक्षक जो होते हैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करा पाते हैं किसी टॉपिक को, और बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते, ना तो पूछ पाते हैं टीचरों से ऐसा क्यों हुआ। तो शिक्षकों की भी कमी होना और झिझक होना, ठीक है। विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित जो रूढ़िबद्ध धारणा है उनको बढ़ावा देना, और कक्षा में भय और अवरोध को उत्पन्न करना। कक्षा में भय का वातावरण कभी रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इज कंटेंट टू बी टॉट इज, यानी अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बहुत ही अमूर्त और जटिल है। ऑप्शन सी है संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की गई है। और ऑप्शन डी है बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुविध माध्यमों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षण एक व्यक्ति में ज्ञान और कौशल के प्रभावी प्रसारण और हस्तांतरण से संबंधित एक प्रक्रिया होती है। ये शिक्षार्थियों द्वारा अवधारणा और जो विचार होते हैं उनको सीखने और आत्मसात करने के तरीके होते हैं उसको बढ़ाती है, ठीक है। अधिगम कैसा होता है, अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होती है, बहुत सारी विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और छात्रों को स्वायत्तता भी दी जाती है। उन्हें अपने दम पर कार्य करने का नियंत्रण दिया जाता है, क्योंकि अधिगमकर्ता अध्ययन दृष्टिकोण से संबंधित है, बच्चों के अनुभवों और जरूरतों को प्राथमिकता देती है। यानी कि जो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे की लर्निंग है ना वो इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे चीज़ों को समझ सकें, वो खुशी से उसे अपना सकें। ऐसी चीज़ों को थोपनी नहीं चाहिए जो उन्हें अच्छे से आती ही ना हो। तो बच्चों का क्या लर्निंग है, कैसे वो सीख सकते हैं, उन सबके हिसाब से उन्हें लर्निंग करवानी चाहिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकें, सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल सकें। प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ जाके सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।